हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न मैक्स एकेडमी। आज के इस खूबसूरत से लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये रिस्पायरेशन चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है और इसमें ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम कंप्लीटली कवर हो जाएगा। इस लेक्चर के बाद आपको किसी भी किस्म के एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल या नोट्स की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ डिटेल्ड लेक्चर जिसमें आपके मेडिकल इंट्रो टेस्ट यानी एमडीके नम्स जितने भी टेस्ट हैं तमाम के एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। इस लेक्चर को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। इसमें खूबसूरत खूबसूरत डायग्राम्स और पिक्चर्स डाली गई है। आपको हर पॉइंट की एक्सप्लेनेशन डायग्राम्स के जरिए की जाएगी ताकि आपकी विजुअल मेमोरी अच्छी हो जाए। तो आपने ये लेक्चर आखिर तक देखना है और अपने लिए खूबसूरत से नोट्स बनाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखिए, ह्यूमन बॉडी की अगर बात की जाए तो हमारी जो पूरी ह्यूमन बॉडी है इसमें 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद है। कितने? 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ 11 टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स। ये जो 11 डिफरेंट सिस्टम्स हैं ये हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन बायोलॉजी को ड्रिवन करते हैं यानी चलाते हैं। अब इन 11 में से एक सिस्टम है रिस्पायरेटरी सिस्टम। क्या? रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये जो 11 ऑर्गन सिस्टम्स है इसमें हर सिस्टम का अपना एक फंक्शन है। मिसाल के तौर पर एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, दैट इज रिलेटेड विद द हार्मोन्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। इन द सेम वे एक सिस्टम है रिस्पायरेटरी सिस्टम जिसको अभी हम पढ़ेंगे। तो जैसे हर सिस्टम का अपना एक फंक्शन है, इन द सेम वे रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो बुनियादी फंक्शन है वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या? गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज। अब गैसियस एक्सचेंज, लेकिन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन व्हाट? तो डिफिनीशन की तरफ देखें। डिफिनीशन में लिखा गया है कि द बॉडी सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड से मुराद है ब्लड। ह्यूमंस में जो ट्रांसपोर्ट मीडियम है ऑक्सीजन का वो ब्लड है। एंड आउटर एनवायरमेंट। आउटर एनवायरमेंट से हमें मिलता है एयर। हम जब सांस लेते हैं तो एयर को इनहेल करते हैं और एयर में मौजूद होता है ऑक्सीजन। तो गैसेस एक्सचेंज हो गया बिटवीन द ब्लड एंड द आउटर एनवायरमेंट। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम की डिफिनीशन आपने यूं लिखनी है कि द बॉडी सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल for the exchange of gases between body fluids and the outer environment is called respiratory system। देखिए, अगर हमारे बॉडी में रिस्पायरेटरी सिस्टम ना होता तो हम सांस नहीं ले पाते। तो यही वजह है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है ये हमें वो बुनियादी एबिलिटी, वो बुनियादी कुव्वत देती है कि हम सांस ले सकें। और यही पॉइंट, यही जो मैंने बताया, ये दूसरे पॉइंट में मेंशन है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम प्रोवाइड्स the fundamental ability to breathe। क्या? the fundamental ability to breathe। आगे लिखा गया है कि the process of respiration occurs at cellular level and organismic level। cellular level and organismic level। इसको समझने के लिए आपको टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन का आना बहुत जरूरी है। देखिए, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन जो है बेसिकली रिस्पायरेशन को हम ऑक्सीजन के बुनियाद पर डिफरेंशिएट करते हैं। एक होता है एरोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन, और दूसरा होता है एन एरोबिक रिस्पिरेशन, एन एरोबिक रिस्पिरेशन। इनको डिफरेंशिएट किया जाता है कि वेदर ऑक्सीजन यूज हो रहा है या ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा। देखिए, O2 जो है एरोबिक में ऑक्सीजन कंज्यूम होता है यानी यूज होता है, जबकि एन एरोबिक में यूज नहीं होता। इसी एरोबिक रिस्पिरेशन को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है इनटू डायरेक्ट रेस्पिरेशन एंड इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। डायरेक्ट रेस्पिरेशन जो है ये उन ऑर्गेनिजम्स में होता है
जिनमें कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस या रेस्पिरेटरी ऑर्गन मौजूद ना हो, जबकि इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन जो है ये उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनमें रेस्पिरेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ अ स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, बाय द हेल्प ऑफ अ स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जैसे ह्यूमंस के केस में लंग्स हो गए और फिशेस के केस में गिल्स हो गए। और डायरेक्ट रेस्पिरेशन जो है ये स्पॉन्जीज में होता है, इसके अलावा नाइडेरियंस में होता है और फ्लैट वॉर्म्स वगैरह में होता है। तो डायरेक्ट रेस्पिरेशन उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनमें रेस्पिरेशन बाय द जर्नल बॉडी सरफेस होता है, जिनमें कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन या रेस्पिरेटरी सरफेस मौजूद ना हो। अब इसी इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है इनटू इंटरनल रेस्पिरेशन, या हम ये भी कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन के दो फेजेस हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या? इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसी इंटरनल रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। क्या? सेलुलर रेस्पिरेशन। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन कह देते हैं। तो ये जो इंटरनल रेस्पिरेशन है इससे पहले होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का फेज। देखिए, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि हम जब सांस लेते हैं तो सांस के जरिए एयर अंदर चला जाता है। एक और चीज, बच्चे ये कहते हैं कि हम ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं, लेकिन हम एयर अंदर लेकर जाते हैं। द प्रॉपर वे आप ये कहें कि हम एयर को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को नहीं, क्योंकि हम एयर में ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमने सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाना है, बल्कि हम पूरे एयर को अंदर लेकर जाते हैं और उस एयर में मौजूद होता है ऑक्सीजन और डिफरेंट गैसेस। तो ये ऑक्सीजन जब हमारे एल्व्यूलाई तक पहुंचता है तो यहां पर आप देखें ये होता है एल्व्यूलाई का स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया? एल्व्यूलाई। इसी एल्व्यूलाई के साथ इधर कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है जो अभी आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये कैपिलरी जो है इसमें ब्लड फ्लो कर रहा होता है और ये जो ब्लड होता है ये टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आ रहा होता है। तो इस एल्व्यूलाई में चूंकि हमने एयर इनहेल कर लिया है, इस एल्व्यूलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इस वक्त ज्यादा है, तो ये ऑक्सीजन अपने हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ आएगा और इस ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इस ब्लड में कम है, तो ये इस एल्व्यूलाई से ब्लड में आ जाएगा और ब्लड में चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्व्यूलाई में चला जाएगा। तो ये जो गैसियस एक्सचेंज हुआ है बिटवीन एल्व्यूलाई एंड द ट्रांसपोर्ट मीडियम यानी ब्लड, इसको कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। क्या? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल इसलिए क्योंकि ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड एल्व्यूलाई में गया है तो हम जब सांस लेंगे तो वो बाहर एनवायरनमेंट में चला जाएगा। अब आते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन की तरफ। किस चीज की तरफ? इंटरनल रिस्पायरेशन को सेलुलर रिस्पायरेशन या टिश्यू रिस्पिरेशन भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि ये जो ब्लड जिसने एल्व्यूलाई से ऑक्सीजन ले लिया अब ये जाएगा टिश्यूज की तरफ, ये ब्लड आएगा टिश्यूज की तरफ। किस चीज की तरफ? टिश्यूज की तरफ। ये जो ब्लड आ रहा है इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो ये जब टिश्यूज की तरफ आएगा, टिश्यूज में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है एज ए रिजल्ट ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाएगा और ब्लड से ऑक्सीजन आ जाएगा टिश्यूज में। देखो, टिश्यूज को क्यों ऑक्सीजन चाहिए? क्योंकि हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे बॉडी में, हम जो खुराक खाते हैं उसकी ब्रेकडाउन करने के लिए टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए। इसकी जब ब्रेकडाउन होगी तो एटीपी जनरेट हो जाएगी। तो ये जो टिश्यूज हैं ये ब्लड से ऑक्सीजन ले लेगी और ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड दे देगी। तो ये जो रिस्पिरेशन हुआ है ये सेल के लेवल पर हुआ है, ये टिश्यू के लेवल पर हुआ है। यही वजह है कि इस रिस्पिरेशन को कहते हैं सेलुलर या टिश्यू या इंटरनल रिस्पिरेशन। तो दिस इज हाउ द एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल रिस्पिरेशन आर लिंक्ड। ये जो मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन की है ये सिर्फ इस एक पॉइंट को समझाने के लिए जहां पर लिखा गया है कि द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन अकर्स एट सेलुलर लेवल एंड
ऑर्गेनिज्मिक लेवल। आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि इसका क्या मतलब है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर की तरफ। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिवाइड किया जाता है इनटू अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में नोज आ जाता है, फेरिंग्स आ जाते हैं, और इसके साथ जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है, मिसाल के तौर पर नेजल कैविटी, नॉस्ट्रल्स हो गए, ये सारी चीजें। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में आ जाता है लैरिंक्स, क्या, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स, ये स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में। तो अब आप इस खूबसूरत से डायग्राम की तरफ देखें, यहां पर ये देखिए, ये जो पार्टीशन है ये हो गई अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जिसमें नेजल कैविटी, फेरिंग्स ये आ गई, और लोअर में आ जाएगा लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। तो ये हो गई डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन रिस्पायरेटरी सिस्टम को किस तरह डिवाइड किया जाता है? तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एक होता है कंडक्टिंग जोन और दूसरा होता है रेस्पायरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन वो जोन होता है, इस जोन में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उसका काम ये है कि हम जो एयर इनहेल करते हैं उस एयर को कंडीशन करना। उस एयर को क्या करना? उस एयर को कंडीशन करना। कंडीशन से मुराद क्या है? कंडीशन से मुराद है ह्यूमिडिफाई करना, ह्यूमिडिफाई करना, फिल्टर करना और वार्म करना। देखिए फिल्ट्रेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जो सांस ले रहे हैं, हम जो एयर को इनहेल कर रहे हैं, तो उसमें पैथोजेंस, उसमें पार्टिकुलेट मैटर्स मौजूद हैं, क्योंकि बाहर की हवा साफ तो नहीं है, तो हमारे जिस्म में जाने से पहले उसकी फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस कंडक्टिंग जोन में जो स्ट्रक्चर्स हैं वो फिल्ट्रेशन करते हैं। और वार्मिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर अगर ठंडा होगा, कोल्ड होगा, तो हम जो सांस लेंगे, जो हवा अंदर लेकर जाएंगे वो भी ठंडी होगी। तो हमारे जो नोज में वास्कुलेचर पाया जाता है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा, वो उस एयर को वार्म करता है और हमारे बॉडी टेम्परेचर तक लेकर आता है। इसके अलावा कंडक्टिंग जोन जो है इसका गैसियस एक्सचेंज में कोई रोल नहीं होता। नो रोल इन गैसियस एक्सचेंज, इन गैसियस एक्सचेंज, आपको ये पता होना चाहिए। अब कंडक्टिंग जोन में कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं? इसमें नोज आता है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं कंडक्टिंग जोन में। ये जो डिफरेंशिएशन और ये जो क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन है। नेक्स्ट जो जोन है दैट इज रिस्पायरेटरी जोन। रिस्पायरेटरी जोन जो है इसका मेन काम होता है गैसियस एक्सचेंज। क्या? गैसियस एक्सचेंज। और इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? इसमें है रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स, एल्व्यूलर डक्ट्स, एल्व्यूलर सेक्स और एल्व्यूलाई। ये तमाम स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं रिस्पायरेटरी जोन में। यहां पर मैं आपको एक एमसीक्यू बताने जा रहा हूं। क्या? एक एमसीक्यू। अगर आपसे क्वेश्चन हो जाए कि गैसियस एक्सचेंज कहां से स्टार्ट होता है, क्या गैसियस एक्सचेंज कहां से स्टार्ट होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स। रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल वो फर्स्ट सेगमेंट है जहां से गैसियस एक्सचेंज स्टार्ट होता है। तो ये हो गया आपका पहला एमसीक्यू। मजीद आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने आपको कंडक्टिंग जोन और रिस्पायरेटरी जोन के बारे में बताया, इसको ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन डिवाइड किया जाता है। और ये हो गया इसका एक खूबसूरत सा डायग्राम। देखिए ये हो गया कंडक्टिंग जोन जिसमें ट्रेकिया आ गया, इसमें प्राइमरी ब्रोंकस, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ये सब कुछ आ जाते हैं किस चीज में? कंडक्टिंग जोन में, जिसका काम है इनकमिंग एयर को कंडीशन करना। और रिस्पायरेटरी जोन में आ जाएगा रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स, एल्व्यूलर डक्ट्स, एल्व्यूलर सेक एंड एल्व्यूलाई, ये सब कुछ आ जाता है रिस्पायरेटरी जोन में। अब नोस जो कि लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक का हिस्सा है, इससे शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है
रिस्पायरेटरी सिस्टम का। पूरे रिस्पायरेटरी सिस्टम की तरफ अगर देखा जाए तो एक ही ऐसा स्ट्रक्चर है जो बाहर मौजूद है और जो हमें विजिबल है, जो हमें नजर आ रहा है, वो है नोज। देखिए ये नोज जो है ये पूरे रिस्पायरेटरी सिस्टम को कनेक्ट कर रहा है बाहर के एनवायरनमेंट के साथ। यही पहला पॉइंट लिखा गया है कि नोज इज द ओनली एक्सटर्नल विजिबल पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। और नोज के तीन मेन कंपोनेंट्स मेंशन हैं, एक बोन, दूसरा कार्टिलेज और तीसरा फाइब्रोफैटी टिश्यू। आपको पता होना चाहिए कि नोज जो है इट इज बोथ बोनी एंड कार्टिलेजिनियस इन नेचर। ये बोनी भी है, इसका बोनी पार्ट भी है और कार्टिलेजिनियस पार्ट भी है। बोन की तरफ सबसे पहले आते हैं बोन्स की तरफ। यूजुअली आपके बुक्स में मेंशन है कि इसमें नेजल पूरे नोज का एक ही बोन मेंशन है, वो है नेजल बोन। लेकिन अगर बोन के एक्सटर्नल फ्रेमवर्क की तरफ देखा जाए तो पूरा जो एक्सटर्नल बोनी फ्रेमवर्क है नोज का वो तीन मुख्तलिफ बोन से बना है। हमारे फेस के तीन बोन्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन। इसमें एक आ जाता है फ्रंटल बोन, क्या फ्रंटल बोन, दूसरा आ जाता है नेजल बोन और तीसरा आ जाता है मैक्सिले। तो ये तीन वो बोन्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ द बोनी नोज। लेकिन खैर अगर आपको एक पता हो नेजल तो इट्स ऑल राइट, लेकिन आपको पता ये आइडिया होना चाहिए कि इट्स में तीन फेशियल बोन्स कंट्रीब्यूट करते हैं। अब कार्टिलेज, आपसे एक एमसीक्यू होगा, यहां पर मैं आपको दूसरा एमसीक्यू बताने जा रहा हूं कि नोज का जो कार्टिलेज है वो क्या, उसका क्या नाम है और कौन सा कार्टिलेज है। तो नोज का जो कार्टिलेज है दैट इज हाइलिन और हेलाइन कार्टिलेज। नोज में जो कार्टिलेज प्रेजेंट है दैट इज हाइलिन और हेलाइन कार्टिलेज। क्योंकि कार्टिलेजेस के डिफरेंट टाइप्स हैं, येलो इलास्टिक, व्हाइट फाइब्रस, हाइलिन, तो नोज में जो कार्टिलेज है दैट इज हाइलिन कार्टिलेज। अब पूरी जो नेजल कैविटी है इसमें 5 डिफरेंट कार्टिलेजेस हैं। उसको सेप्टल कार्टिलेज, इसके अलावा एलर कार्टिलेज, लेटरल कार्टिलेज, लेकिन आपने उनके नाम्स को याद नहीं करना। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि नोज में जो कार्टिलेज है दैट इज हाइलिन कार्टिलेज और इस पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं फाइब्रोफैटी टिश्यू। देखिए ये जो फाइब्रोफैटी टिश्यू है ये हमारे नोज को साइज और शेप देता है। क्या देता है? साइज और शेप। ये जो नोज की डिफरेंशिएशन होती है ना, किसी की नोज बड़ी होती है, किसी की नोज छोटी होती है, किसी की नोज मोटी होती है, तो ये जो डिफरेंसेस है ये ऑन द बेसिस ऑफ फाइब्रोफैटी टिश्यू है। नोज का ये जो हिस्सा है, ये जो नोस्ट्रल है और नोस्ट्रल के साइड पे ये जो वॉल है, ये पूरा का पूरा फाइब्रोफैटी टिश्यू है। ये जो पूरा फाइब्रोफैटी टिश्यू है ये हमारे नोज को साइज और शेप देता है। नोज की जब सर्जरी होती है उसको कहते हैं राइनोप्लास्टी। क्या? नोज की जो सर्जिकल प्रोसीजर है उसको कहते हैं राइनोप्लास्टी। इस राइनोप्लास्टी के दौरान जो प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं वो इसी फाइब्रोफैटी टिश्यू को टारगेट करते हैं। इसमें अल्ट्रेशन करके इसी फाइब्रोफैटी टिश्यू में चेंजेस करके नोज को एक प्रॉपर शेप दिया जाता है। तो दिस वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर फाइब्रोफैटी टिश्यू के इट गिव्स साइज एंड शेप टू आवर नोज। आगे बढ़ते हैं। ये जो नोज की एक्सटर्नल ओपनिंग्स है ना, ये जिससे हमें ये सांस ले रहे हैं और जो जिससे नोज शुरू होता है इसको कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स या एक्सटर्नल नेयर्स। क्या? नॉस्ट्रिल्स या एक्सटर्नल नेयर्स। एक्सटर्नल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक नेयर्स अंदर की तरफ भी मौजूद है जिसको इंटरनल नेयर्स कहते हैं और वो जो इंटरनल नेयर्स है वो फेरिंग्स के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये हो गए एक्सटर्नल नेयर्स या नॉस्ट्रिल्स। अब ये जो बीच में पाया जाता है ये, एक मिनट में यहां आप लोग के लिए एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर देता हूं। ये बीच में आ जाएगा नेजल सेप्टम, एक नेजल चैम्बर ये आ जाएगा और दूसरा नेजल चैम्बर ये। तो ये जो बीच में होता है इसको कहते हैं नेजल सेप्टम। क्या? नेजल सेप्टम। और ये जो नेजल सेप्टम है इसका कार्टिलेज पार्ट भी है और बोनी पार्ट भी है। इसका जो बोनी पार्ट है वो नेजल बोन का होता है और इसका जो कार्टिलेज पार्ट होता है वो एक कार्टिलेज होता है जिसे सेप्टल कार्टिलेज कहते हैं। मैंने आपको कहा है अपने कार्टिलेज के नाम याद नहीं करने।
तो इसका जो बोनी पार्ट है वो नेजल बोन से का होता है और इसका कार्टिलेजिनस पार्ट सेप्टल कार्टिलेज का होता है। तो ये जो नेजल सेप्टम है ये इन दोनों, ये पूरी नेजल केविटी को राइट नेजल चेंबर और लेफ्ट नेजल चेंबर में डिवाइड कर देता है। और यही पॉइंट यहां पर लिखा गया है कि द इनर होलो स्पेस आर कॉल्ड नेजल कैविटीज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट नेजल चेंबर बाय द नेजल सेप्टम। और ये जो नेजल सेप्टम है इट इज अ पार्ट ऑफ द नेजल बोन और इसका कार्टिलेज पार्ट भी है। अब ये जो पूरा नेजल चेंबर है ना, ये वाला, एक मिनट में इधर ड्रॉ कर लेता हूं, ये एक हो गया नेजल चेंबर, ये इसकी ओपनिंग हो गई। इसके 3 हिस्से होते हैं, इसके 3 रीजन्स होते हैं। ये एक नेजल चेंबर हो गया, ये दूसरा, तो ये नीचे वाला लोअर इसका रीजन है, फिर मिडल है और फिर अपर है। तो इसका जो लोअर रीजन होता है ना, ये वाला, इट इज कॉल्ड लोअर वेस्टिब्यूलर रीजन। क्या? लोअर वेस्टिब्यूलर रीजन। और इसको फिल्टरिंग यूनिट कहते हैं, फिल्टरिंग यूनिट, क्योंकि लोअर वेस्टिब्यूलर रीजन में मौजूद होते हैं हेयर्स के अलावा स्वेट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड भी हैं। तो जैसे ही हम सांस एयर को इनहेल करते हैं तो यहाँ पर जो हेयर्स मौजूद हैं तो वो उस एयर में मौजूद जो फॉरेन पार्टिकल्स है, जो गंदगी है, उसको ट्रैप कर लेते हैं। यही वजह है कि उसकी फिल्ट्रेशन हो जाती है और इस लोअर रीजन को फिल्टरिंग यूनिट कहते हैं। इसके बाद शुरू होता है ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं मिडिल रेस्पिरेटरी रीजन और इसको वार्मिंग यूनिट कहते हैं। वार्मिंग यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि मिडिल रेस्पिरेटरी रीजन में होता है वास्कुलेचर। क्या? वास्कुलेचर। देखिए बच्चे, वास्कुलेचर का मतलब होता है ब्लड सप्लाई, यानी ब्लड वेसल्स। आगे जाके जब इंशाल्लाह आप मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे तो वास्कुलेचर का लफ्ज आप बहुत इनकाउंटर करेंगे। इसका मतलब हम कहते हैं कि फलाने ग्लैंड का वास्कुलेचर नहीं है या इस टिश्यू का बहुत बड़ा वास्कुलेचर है। जिस तरह जब हम कार्टिलेज की बात करते हैं तो कार्टिलेज का वास्कुलेचर नहीं है, उसको सप्लाई डिफ्यूजन के जरिए होती है। कार्टिलेज के जो सेल्स हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, उनको सप्लाई डिफ्यूजन के जरिए होती है क्योंकि उनकी ब्लड सप्लाई नहीं होती। यही वजह है कि कार्टिलेज हीलिंग स्लोली करते हैं। तो मिडिल रेस्पिरेटरी रीजन जो है इट इज, इसमें होते हैं हाई ब्लड सप्लाई, हाई यानी हाई वास्कुलेचर। तो जैसे ही एयर अंदर जाता है तो उस एयर को वार्म किया जाता है हमारी बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक, तो इसमें पाया जाता है वास्कुलेचर। यही वजह है कि इसको वार्मिंग यूनिट कहते हैं। जो अपर रीजन है ये वाला, इसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन और ऑल्फैक्टरी रीजन में मौजूद होता है ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन। क्या? ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन। इसी ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन को श्नीडेरियन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जो हमारा सेंस ऑफ स्मेल है नाक में, उसका जो रीजन है दैट इज ऑल्फैक्टरी रीजन। इसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स भी मौजूद होते हैं और बॉमन्स ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं। तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जो लोअर रीजन है दैट इज द फिल्टरिंग यूनिट और इसको कहते हैं लोअर वेस्टिब्यूलर रीजन। जो मिडिल रीजन है दैट इज द वार्मिंग यूनिट और इसमें हाई ब्लड सप्लाई वास्कुलेचर है। देखिए आपकी किताबों में ये 3 रीजन्स मेंशन नहीं है, आपकी किताब में डायरेक्टली वास्कुलेचर लिखा गया है, लेकिन उसको समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि नेजल चेंबर के ये 3 रीजन्स हैं। और तीसरा जो रीजन है दैट इज द अपर ऑल्फैक्टरी रीजन जिसका काम सेंस ऑफ स्मेल होता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारे नोज में नोज हेयर्स है, म्यूकस है, सीलिया है, ये कंबाइनली डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं अगेंस्ट द पैथोजेंस। मैंने आपको अभी बताया कि हम जो सांस इनहेल करते हैं उसमें बहुत से पैथोजेंस पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं नोज, हेयर, म्यूकस, सीलिया, ये कंबाइनली डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं अगेंस्ट द हार्मफुल पैथोजेंस एंड पार्टिकुलेट मैटर। अब सीलिया जो है ये रिमूवल, फिल्ट्रेशन और मॉइस्चरिंग ऑफ एयर करता है। क्या करता है? रिमूवल, फिल्ट्रेशन और मॉइस्चरिंग ऑफ एयर। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट वास्कुलेचर के रिलेटेड है। ये पॉइंट मैंने आपको स्पेसिफाई किया कि ये जो वास्कुलेचर है इट इज प्रेजेंट इन द मिडिल रेस्पिरेटरी रीजन और इट हेल्प्स इन द वार्मिंग ऑफ एयर डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर बाहर की हवा ज्यादा ठंडी होगी तो
उसको ज़्यादा गर्म किया जाएगा, मतलब बॉडी टेम्परेचर तक लेकर आए जाएगा, और अगर कम ठंडी होगी तो उसको तब भी बॉडी टेम्परेचर तक लेकर आया जाएगा। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, ये आपका एक MCQ है। क्या है? इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंट्रो टेस्ट में कि हमारे नोज में कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है। अगर आपको एपिथेलियम का नहीं पता तो ये मैं आपको टिश्यूज में पढ़ाऊंगा। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ एपिथेलियम पाए जाते हैं, और यहाँ पर कॉलमनर लिखा गया है, तो कॉलम इट इज रेफरिंग टू द शेप ऑफ द सेल। एपिथेलियम में एपिथेलियल सेल्स होते हैं और वो सेल्स डिफरेंट शेप्स के होते हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, इसके अलावा कॉलमनर। तो जो नोज का एपिथेलियम है दैट इज सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। क्या मतलब हुआ? इसको समझने के लिए आप इस डायग्राम की तरफ देखें। ये देखें, नेजल कैविटी से एपिथेलियम आपको जूम व्यू में दिखाया गया है। इसमें ये जो एक सेल है ना, ये अगर मैं आपको यहां पर बनाकर दे दूं, ये दिस इज कॉलम शेप्ड सेल, तो ये आपका कॉलमनर हो गया। और सिलिएटेड क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सिलिया है, इसके ऊपर सिलिया है, तो ये हो गया सिलिएटेड कॉलमनर सेल। इस तरह बहुत सारे सेल ये देखिए मौजूद हैं और ये पूरा एपिथेलियम बनाते हैं नोज का। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेजल कैविटी में कौन सा एपिथेलियम है, तो आपका जवाब होगा सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अब देखें यहां पर ये जो एरो है ये म्यूकस के डायरेक्शन को शो कर रहा है। नोज के जो सिलिया है वो अपनी बीटिंग से म्यूकस और एयर को मूव कर रहे होते हैं टुवर्ड फेरिंग्स, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट, फेरिंग्स, हमारा जो दूसरा स्ट्रक्चर है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, दैट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स को थ्रोट भी कह लेते हैं। क्या? फेरिंग्स इज द थ्रोट, और ये वो कॉमन पैसेज है खुराक का भी और सांस का भी, तो इसको कहते हैं कि इट इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। फेरिंग्स जो है ये एक फनल शेप्ड या कोन शेप्ड स्ट्रक्चर है। फनल शेप्ड किस तरह होता है? फनल कुछ यूं होता है। ये अभी मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा कि ये किस तरह फनल शेप्ड है। इसकी जो लंबाई है वो 13 सेंटीमीटर है, लेकिन आपको डायमेंशन याद नहीं करने क्योंकि ये अक्सर नहीं पूछे जाते। वो इसलिए क्योंकि एक प्रोविंस के टेक्स्ट बुक में ये मेंशन होते हैं और दूसरे प्रोविंस के टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं होते, या एक में 13 मेंशन होते हैं, दूसरे में 12 या 14 होते हैं, तो आपने ये याद नहीं रखने। अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आप याद करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, या अगर आप लोगों का हाफजा अच्छा है और आपको याद हो सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप याद कर लें। अब फेरिंग्स जो है ये ओरल और नेजल कैविटी दोनों से, क्योंकि ये कॉमन पैसेज है ओरल और नेजल कैविटी का, तो ये दोनों से इस तरह लीड करता है और जाता है टू द एसोफेगस एंड लैरिंग्स। एसोफेगस की तरफ इसलिए जाता है क्योंकि हम जो खाना खाते हैं तो ये एसोफेगस की तरफ खाना लेकर जाता है और लैरिंग्स की तरफ ये ईयर को लेकर जाता है। एंड यहाँ पर एक चीज मेंशन है, क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये आप लोगों के कोर्स में नहीं है, लेकिन ये आपको इस फेरिंग्स के लोकेशन के लिए जानना जरूरी है और ये मैं आपको बताऊंगा। क्रिकॉइड कार्टिलेज जो है ये लैरिंग्स का कार्टिलेज है, ये लैरिंग्स का कार्टिलेज है। लैरिंग्स के मैं आपको डिफरेंट कार्टिलेजेस बताऊंगा। लैरिंग्स में 9 डिफरेंट कार्टिलेजेस हैं जिसमें 3 पेयर्ड है और 3 अनपेयर्ड है, ये अभी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। तो फेरिंग्स के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इट इज अ फनल शेप्ड और ये कॉमन पैसेज है फॉर बोथ फूड एंड एयर। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि इट इज कंपोज्ड ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ये हो गया आपका नेक्स्ट MCQ, आपसे ये भी पूछा जाएगा, तो ये आपका MCQ हो गया। फेरिंग्स में स्केलेटल मसल्स भी मौजूद होते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन भी। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल असिस्ट्स इन स्वॉलोइंग। स्वॉलोइंग का जो मेडिकल टर्म है दैट इज डीग्लूटेशन। ये जो फेरिंग्स के स्केलेटल मसल्स है ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो स्वॉलोइंग में मदद मिलती है, असिस्टेंस मिलती है। अब आप देखिए इस खूबसूरत से डायग्राम की तरफ, लेकिन उससे पहले ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है इसकी तरफ देखिए।
ये आपका अनदर एमसीक्यू है। क्या है? एमसीक्यू। लिखा गया है कि द फेरिंक्स इज अ पार्ट ऑफ बोथ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैंने आपको शुरू में बताया कि इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। तो आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में फूड और एयर का कॉमन पैसेज कौन सा है, या आपको इस तरह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा स्ट्रक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का कॉमन पैसेज है, या जो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का पार्ट है। तो आपका जवाब होगा फेरिंक्स। तो ये आपका अनदर एमसीक्यू हो गया जो इंपॉर्टेंट है। अब फेरिंक्स को एनाटॉमिकली 3 रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हो जाता है नेजोफेरिंक्स, दूसरा हो जाता है ओरोफेरिंक्स, और तीसरा आ जाएगा लेरेंजियोफेरिंक्स। लेरेंजियोफेरिंक्स। अब यहां पर इस तरफ देखें, इस डायग्राम में नेजोफेरिंक्स को ब्लू से शेड किया गया है, ओरोफेरिंक्स को ग्रीन से, और लेरेंजियोफेरिंक्स को येलो से। और नेजो का मतलब होता है नेजल, तो यानी हमारे नेजल कैविटी से जो आगे की तरफ है दैट इज द नेजोफेरिंक्स। इधर देखें, ये है नोज, दिस इज द नोज। ये हो गया नेजल चैम्बर, नेजल कैविटी। हम इससे सांस लेते हैं, यहां पर एयर आता है तो वो इस रीजन में आता है। ये जो पर्पल रीजन है दिस इज द नेजोफेरिंक्स। क्या? नेजोफेरिंक्स, जो यहां पर आपको की दिखाई गई है। फिर ये आ जाता है माउथ। माउथ के जरिए जब हम खाना खाते हैं तो वो कहां पर आता है? वो आता है ओरोफेरिंक्स में। ये जो ग्रीन में शेड किया गया है दिस इज द ओरोफेरिंक्स। क्या? ओरोफेरिंक्स। और लेरिंग्स से यहां पर ओपनिंग होती है टू दी, लेरिंग्स से फेरिंक्स की तरफ ओपनिंग है, उसको कहते हैं लेरेंजियोफेरिंक्स, जिसको येलो में शेड किया गया है। तो ये 3 हिस्से हैं, एनाटॉमिकल रीजन है किस चीज के? फेरिंक्स के। आपको ये पता होने चाहिए। अब हमने जो पढ़ा कि फेरिंक्स जो है इट इज फनल शेप्ड। अब ये फनल शेप्ड किस तरह है? तो आप ये देखिए, ये इस तरह आ जाएगा और ये नीचे ये, तो इट इज फॉर्मिंग द फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। एक और खूबसूरत से डायग्राम की तरफ देखें, ये आ जाएगा नेजोफेरिंक्स। क्या? नेजोफेरिंक्स। हमारे नोज से जो आया है इधर दिस इज द नेजोफेरिंक्स, फिर मुंह से जो आया है दिस इज द ओरोफेरिंक्स, और लेरिंक्स, यहां पर लेरिंक्स है, लेरिंक्स से यहां पर ये जो कनेक्शन होती है इस रीजन में इधर पाया जाता है लेरेंजियोफेरिंक्स। क्या? लेरेंजियोफेरिंक्स। तो 3 हिस्से हो गए फेरिंक्स के, ओरोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स एंड लेरेंजियोफेरिंक्स। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ दैट इज लेरिंग्स। यहां से शुरू हो जाता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लेरिंग जो है इट इज द पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अच्छा, ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर आपको ये भी मिल जाता है कि लेरिंग जो है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का हिस्सा है, लेकिन आप इसको लोअर में गिने, इट इज द पार्ट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसी लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं। क्या? वॉइस बॉक्स। ये आपका एमसीक्यू हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर, आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर वॉइस बॉक्स कहलाता है, तो आपका जवाब होगा लेरिंग्स। ये एक शॉर्ट पैसेजवे है। क्या है? शॉर्ट पैसेजवे है जो लेरेंजियोफेरिंक्स को कनेक्ट कर रहा है ट्रेकिया के साथ। किस तरह? आप इस डायग्राम की तरफ देखें, ये आ जाएगा लेरिंग्स, ये हो गया लेरिंग्स, और ये है लेरेंजियोफेरिंक्स। लेरेंजियोफेरिंक्स यानी ये फेरिंक्स को कनेक्ट कर रहा है ट्रेकिया के साथ। ये आ जाता है ट्रेकिया, ये क्या आ जाएगा? ट्रेकिया। और ये लेरिंग्स कनेक्ट कर रहा है लेरेंजियोफेरिंक्स को या फेरिंक्स को ट्रेकिया के साथ। तो ये इन दोनों के बीच में एक शॉर्ट पैसेजवे है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि द लेरिंग्स इज कंपोज प्राइमरीली ऑफ मसल्स एंड कार्टिलेज। इसमें मसल्स होते हैं और कार्टिलेज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है द वॉल ऑफ लेरिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज। ये मैंने आपको बताया था कि कार्टिलेज में 9 कार्टिलेजेस हैं, सॉरी लेरिंग्स में 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज हैं, और इन 9 में से 3 पेयर्ड होते हैं। क्या? 3 पेयर्ड होते हैं और 3 अनपेयर्ड होते हैं। क्या होते हैं? 3 पेयर्ड होते हैं और 3 अनपेयर्ड होते हैं। अब इसके नाम जानना आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है,
वो इंशाल्लाह जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो आप डिटेल से, मैं आपको बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। ये मैं आपको जो बातें पढ़ा रहा हूँ ये आपके मेडिकल कॉलेज में भी काम आएंगी, लेकिन इसके नाम जानना इस स्टेज पे आप लोग के लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि ये जो अनपेयर्ड जो कार्टिलेजेस है उसमें एक एपिग्लॉटिस है जो लीफ शेप्ड कार्टिलेज है, दूसरा है क्राइकॉइड और तीसरा है थायराइड। अनपेयर्ड में जो आ जाते हैं इसमें एक है एपिग्लॉटिस, दूसरा है थायराइड और तीसरा है कौन सा, क्रिकॉइड। इसी क्रिकॉइड के रिलेटेड मैंने आपको एक पॉइंट बताया है यहां पर, आप देखिए यहां पर मैंने आपको बताया है कि फेरिंग्स जो है ये लैरिंग्स में कहां पर एंड करता है, क्रिकॉइड कार्टिलेज के लेवल पर। तो इस रेफरेंस से आपको क्रिकॉइड कार्टिलेज का पता होना चाहिए कि क्रिकॉइड कार्टिलेज में हमने फेरिंग्स का पॉइंट पढ़ा है कि फेरिंग्स एंड होता है एट द लेवल ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये जो दूसरा दो मजीद है ना, एक हो गया एपिग्लॉटिस और थायराइड, इसके रिलेटेड भी मैं आपको अभी पॉइंट्स बताऊंगा कि ये क्यों आपके लिए जानना जरूरी है। और ये जो 3 पेड़ हैं इसमें आ जाती हैं कौन कौन से, इसमें एक आ जाता है क्यूनिफॉर्म, क्या इसमें एक आ जाता है क्यूनिफॉर्म, दूसरा आ जाता है कॉर्निक्यूलेट और तीसरा आ जाता है एरिटिनॉइड। ये 3 कार्टिलेजेस इसमें आ जाते हैं, लेकिन इसके नाम जानना आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है। आपको बस इन तीनों का पता होना चाहिए कि इसमें टोटल 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेजेस हैं, 3 पेयर्ड है और 3 अनपेयर्ड है। जो अनपेयर्ड है उसमें एक एपिग्लॉटिस, थायराइड और क्रिकॉइड कार्टिलेज और ये 3 पेयर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि वन ऑफ द कार्टिलेज इज लीफ शेप्ड, इट इज अ लीफ शेप्ड इलास्टिक कार्टिलेज एपिग्लॉटिस। क्या, एपिग्लॉटिस जो मैंने आपको अभी बताया। एपिग्लॉटिस का क्या काम है, ये लैरिंग्स की जो ओपनिंग होती है ग्लॉटिस, तो एपिग्लॉटिस उसको क्लोज करता है, उसको क्या करता है, क्लोज करता है जब हम स्वॉलोइंग करते हैं फूड को, जब हम स्वॉलो कर रहे होते हैं। यही पॉइंट लिखा गया है कि ड्यूरिंग स्वॉलोइंग द लैरिंग्स रेजेस द एपिग्लॉटिस इज प्रेस डाउनवर्ड। तो एपिग्लॉटिस जो है ये ग्लॉटिस को क्लोज कर लेता है, ये आपसे पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। अच्छा, द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस एंड इज लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन। ये मैंने आपको अभी बताया कि लैरिंग्स की जो ओपनिंग है वो ग्लॉटिस है और उसके ऊपर मौजूद होता है क्या, एपिग्लॉटिस, जो उसको क्लोज करता है जब हम फूड को स्वालो कर रहे होते हैं। और ये इसलिए ताकि फूड सांस की नाली में ना चला जाए, क्योंकि अगर फूड सांस की नाली में चला जाएगा तो फिर कफ रिफ्लेक्स होता है और बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जो रिलेटेड है लैरिंग्स के साथ, वो है वोकल कॉर्ड्स। देखिए ग्लोटिस में ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, ये वाला, ये जो यहाँ पर लिखा गया है कि ग्लोटिस में म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये स्ट्रेच अक्रॉस हो जाता है। किस तरह, इसका अभी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। ये 2 फोल्ड्स बना लेता है, 2 फोल्ड्स, और उनको कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड को वोकल फोल्ड्स भी कहा जाता है। तो यहां पर लिखा गया है इन द ग्लोटिस द म्यूकस मेम्ब्रेन इज स्ट्रेच्ड अक्रॉस इनटू 2 थिन एज फाइब्रस बैंड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स या वोकल फोल्ड्स व्हिच हेल्प इन वॉइस प्रोडक्शन व्हेन वाइब्रेटेड बाय द एयर। तो ये पूरा पॉइंट आपका MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट पॉइंट, लैरिंक्स सर्व एज अ डुअल फंक्शन। क्या, इसके डुअल फंक्शन है, एक फंक्शन है एज एन ईयर कैनाल टू द लंग्स और दूसरा है ऑर्गन ऑफ वॉइस। तो ये आपसे एंट्री टेस्ट में पूछा जाएगा, ये भी आपका MCQ हो गया कि कौन से स्ट्रक्चर का डुअल फंक्शन है। डुअल फंक्शन, एक डुअल पैसेजवे है वो फेरिंग्स है, यहां पर डुअल फंक्शन है तो इसमें एक वॉइस प्रोडक्शन यानी इट इज द ऑर्गन ऑफ वॉइस और दूसरा ये लंग्स में एयर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करता है। अब आप यहां पर आ जाएं, यहां पर ये जो वोकल कॉर्ड्स दिए गए हैं, क्या, वोकल कॉर्ड्स, मैंने आपको बताया जो ग्लोटिस का म्यूकस मेम्ब्रेन है वो स्ट्रेच हो जाता है, स्ट्रेच अक्रॉस। यहां पर देखिए ये एक वोकल फोल्ड है, ये दूसरा वोकल फोल्ड, यानी एक वोकल कॉर्ड और दूसरा वोकल कॉर्ड। इसके अलावा वोकल कॉर्ड जो है
इसके भी दो टाइप्स होते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड और फॉल्स वोकल कॉर्ड। क्या? ट्रू वोकल कॉर्ड्स और फॉल्स वोकल कॉर्ड। जो ट्रू वोकल कॉर्ड है ये तो वॉइस प्रोडक्शन करते हैं, क्या? वॉइस प्रोडक्शन। जबकि फॉल्स वोकल कॉर्ड्स होते हैं इसका वॉइस प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता। इट हेल्प्स इन द स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट। यहां पर देखिए, यहां पर फॉल्स वोकल कॉर्ड्स भी मेंशन है ये वाले, तो ये जो है ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहे हैं, इनका वॉइस प्रोडक्शन में कोई काम नहीं है। जबकि जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स हैं ये वाले, ये वॉइस प्रोडक्शन करते हैं। अब ये वॉइस प्रोडक्शन किस तरह करते हैं? देखिए, फेरिंक्स से, लेरिंजोफेरिंक्स से जब एयर आ रही होती है लेरिंक्स की तरफ, तो वो एयर जब यहां से गुजरती है तो इन वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन होती है। क्या होती है? वाइब्रेशन, और वॉइस जनरेट हो जाता है, वॉइस प्रोड्यूस हो जाता है। अच्छा, मैंने आपको जो पेयर कार्टिलेजेस के बारे में बताया, कॉर्निक्यूलेट, क्यूनिफॉर्म, वो भी यहां पर मेंशन किए गए हैं, लेकिन आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं कि मेल और फीमेल के वॉइस कॉर्ड्स में, वोकल कॉर्ड्स में क्या डिफरेंस है। देखिए, ये जो सिंबल होता है ना, ये मेल को रिप्रेजेंट करता है। ये इंशाल्लाह आप जब डॉक्टर बनेंगे तो फिर आपका जो प्रिस्क्रिप्शन पेपर होगा उसमें आप इस सिंबल को यूज करेंगे। ये मेल वोकल, मेल को रिप्रेजेंट करते हैं और ये फीमेल के। तो देखिए, मेल के जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, एडल्ट मेल के, वो लार्जर होते हैं। क्या होते हैं? लार्जर। या लार्जर की जगह मैं ये भी कह सकता हूं कि दे आर थिकर एंड लॉन्गर। जबकि फीमेल के वोकल कॉर्ड्स स्मॉलर, या मैं ये भी कह सकता हूं कि थिनर होते हैं। क्या होते हैं? थिनर होते हैं। तो यही वजह है कि मेल का जो वॉइस होता है वो लो पिच्ड होता है। क्या? लो पिच्ड वॉइस जनरेट करते हैं मेल। अक्सर स्टूडेंट्स, जब ये क्वेश्चन पेपर में आता है, ये बार बार पूछा जाता है मेडिकल इंट्रोटेस्ट में कि मेल्स का वोकल कॉर्ड चूंकि बड़ा है तो स्टूडेंट समझते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि उनका पिच वॉइस जो है वो हाई पिच होगा, लेकिन मेल्स का पिच वॉइस जो होता है वो लो पिच होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स आपके एमसीक्यूज हैं। क्या है? एमसीक्यूज हैं। और फीमेल का वॉइस हाई पिच्ड होता है। लो पिच्ड वॉइस को डीप वॉइस भी कहा जाता है। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये आपके प्योर एमसीक्यूज हैं। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पर ये जो डायग्राम डाला गया है ये असल में एक चीज को स्पेसिफाई करता है, उसको कहते हैं एडम्स एप्पल। क्या? एडम्स एप्पल। आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा, या आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी यहां पर ये प्रोमिनेंस होती है। क्या? ये प्रोमिनेंस, इसको कहते हैं एडम्स एप्पल, या मेडिकल टर्म्स में इसको कहते हैं लेरिंजियल प्रोमिनेंस। लेरिंजियल प्रोमिनेंस, तो ये है एडम्स एप्पल, इसको एडम्स एप्पल कहा जाता है। ये आपको यहां पर नजर आ रहा है। ये किस तरह बनता है? मैंने आपको जो अनपेयर्ड कार्टिलेज बताया है, थायराइड कार्टिलेज, तो ये थायराइड कार्टिलेज जो है ये वाला, ये देखिए ये कार्टिलेजेस हैं, और ये यहां पर जब इस तरह मिलते हैं तो यहां पर ये प्रोमिनेंस बनती है। इसको कहते हैं एडम्स एप्पल, यानी लेरेंजियल प्रोमिनेंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं ट्रेकिया की तरफ। ट्रेकिया यानी विंड पाइप। अब हम लेरिंग से आ गए हैं कहां पर? ट्रेकिया में। और ट्रेकिया जो है इट इज द पार्ट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ट्रेकिया जो है जिसको विंड पाइप भी कहा जाता है, ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि कौन से स्ट्रक्चर को विंड पाइप कहा जाता है, कौन से स्ट्रक्चर को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। इट इज अ ट्यूबुलर पैसेजवे फॉर एयर दैट इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर। कितनी इसकी लंबाई है? 10 to 12 सेंटीमीटर। लेकिन आपने डायमेंशन को याद नहीं करना है, क्योंकि ये भी वेरी करता है। कुछ बुक्स में 13 तक मेंशन है, कुछ में 9 to 12 है, मुख्तलिफ है। तो आपने इसको अगर आप याद कर सकते हैं तो आप अपने टेक्स्ट बुक के मुताबिक याद कर लें। और इसकी जो डायमीटर है दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज लोकेटेड इंटीरियर टू एसोफेगस। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के लिए। क्या? एमसीक्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटीरियर को जब आप
आगे जाकर आप ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ेंगे अपने फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में, तो वहां पर एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज आप सीखेंगे। एंटीरियर को वेंट्रल कहते हैं, पोस्टीरियर को डोर्सल कहते हैं। तो ये जो ट्रेकिया है ये एसोफिगस के इंटीरियरली मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर ये मेरा इंटीरियर व्यू है, फ्रंटल व्यू, तो ये इंटीरियरली यहाँ पर ट्रेकिया है और इसके पीछे पोस्टीरियरली एसोफिगस पाया जाता है। तो ये पॉइंट इसलिए यहाँ पर लिखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लैरिंग्स, लैरिंग्स से एक्सटेंड करता है टू द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, T5 के लेवल पर। कौन से लेवल पर? ये T5 के लेवल पर एंड करता है। ये जो इसकी पोजीशन है, लोकेशन है, इसको समझते हैं इस डायग्राम के जरिए। देखिए यहां पर होगी बिगिनिंग ऑफ ट्रेकिया एट द लेवल ऑफ C6। यहां से क्या शुरू हो गया? यहां से ट्रेकिया शुरू हो गया। यह है लैरिंग्स और यहां से शुरू होता है ट्रेकिया। ये आता है और कहां पर एंड करता है? इसकी एंड होती है एट द लेवल ऑफ T5। कौन से लेवल? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के एंड पर ये एंड होता है और फिर वहां से ये बाइफरकेट करता है। किस तरह? इस तरह। देखिए ये हो गया ट्रेकिया, मिसाल के तौर पर ये T5 का लेवल है। इस लेवल पर आके ये इस तरह डिवाइड हो जाता है इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस और ये फिर लंग्स में एंटर करते हैं। तो ये T5 के लेवल पर एंड हो जाता है। दिस इज द लोकेशन ऑफ ट्रेकिया। आगे लिखा गया है कि बिफोर एंटरिंग इनटू द लंग्स ट्रेकिया बाइफरकेट। बाइफरकेट का मतलब है इट डिवाइड्स इनटू टू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। राइट प्राइमरी ब्रोंकाई राइट लंग में जाता है और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में जाता है। आगे लिखा गया है कि राइट ब्रोंकस जो है वो लेफ्ट ब्रोंकस से छोटा है लेकिन वाइडर है। क्या है? इधर देखिए, ये देखिए, ये हो गई ट्रेकिया, ये पूरी हो गई ट्रेकिया और ये इस लेवल पर बाइफरकेट करता है यानी डिवाइड करता है इनटू राइट प्राइमरी ब्रोंकस एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। ब्रोंकाई का लफ्ज प्लूरल है, तो हम जब दो प्राइमरी ब्रोंकस को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ब्रोंकाई कह देते हैं और ब्रोंकस इज द सिंगुलर। तो ये ट्रेकिया जो है ये T5 के लेवल पर बाइफरकेट कर जाता है इनटू राइट प्राइमरी ब्रोंकस एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। ये जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस है ये लेंथ में तो छोटा है, स्मॉलर है, लेकिन ये डायमीटर में वाइड है। देखिए ना, ये ज्यादा वाइड है और ये कम वाइड है। तो इट इज एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और यही एमसीक्यू अभी केम्यूकेट के टेस्ट में आया था। केम्यूकेट के टेस्ट में ये पूछा गया था। तो ये हो गई डिफरेंस बिटवीन द राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस, जो आपको पता होना चाहिए। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब आते हैं अपने इस स्ट्रक्चर की तरफ। एक मिनट, यहां पर देखिए आपको हायोइड बोन नजर आ रहा है। क्या? हायोइड बोन। ये हायोइड बोन जो है ये नीचे पड़ा होता है और इसके ऊपर फिर लैरिंग्स और ट्रेकिया आ जाता है, ठीक है ना। और ये आ जाते हैं ट्रेकियल कार्टिलेजेस, तकरीबन 16 to 20 कार्टिलेजिनियस रिंग्स पाए जाते हैं। कितने? 16 to 20 कार्टिलेजिनियस रिंग्स, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। ये हो गया दूसरा डायग्राम। तो ये देखिए, ये जो ट्रेकिया है ये यहां पर बाइफरकेट करता है, तो ये आ जाता है इधर, डिवाइड हो जाता है राइट ब्रोंकस में और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस में। यहां पर ये लिखा गया है प्राइमरी ब्रोंकाई। ये हो गया और ये हो गया और यहां पर इस तरह लंग्स मौजूद होती हैं। अब द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पोर्शन, ये पूरा स्लाइड आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। द म्यूकोसा ऑफ ट्रेकिया कंसिस्ट ऑफ सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। इसमें कौन सा एपिथेलियम है? सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। जिस तरह मैंने आपको नेजल कैविटी का एपिथेलियम बताया था, इन द सेम वे आपको ट्रेकिया के एपिथेलियम के बारे में पता होना चाहिए। ये आपका प्योर एमसीक्यू है। अब सूडो स्ट्रेटिफाइड का क्या मतलब है? स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टी लेयर और सूडो का मतलब होता है फॉल्स। तो जो ट्रेकिया का एपिथेलियम है ये मल्टी लेयर नहीं होता, लेकिन इट अपीयर्स टू बी मल्टी लेयर, क्योंकि इसमें जो कोलमनर सेल्स है उसकी अरेंजमेंट इरेगुलर होती है। तो इट अपीयर्स टू बी सूडो स्ट्रेटिफाइड।
तो जब आपसे पूछा जाएगा कि सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम कहां पर पाया जाता है तो आपका जवाब होगा ट्रेकिया। इसके अलावा ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों ब्रोंकाई में भी पाया जाता है, जो अभी पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है इट इज सपोर्टेड बाय सी शेप्ड। इस सी शेप्ड को हॉर्स शू शेप्ड भी कह लेते हैं, तो आपसे दोनों पूछा जा सकता है। कौन सा? सी शेप्ड। देखिए तो सी शेप्ड का मतलब होता है ये सी शेप्ड है, इसका मतलब है कि इनकम्प्लीट है। क्या है? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट हॉरिजॉन्टल रिंग्स कॉल्ड हाइलिन कार्टिलेज। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये कार्टिलेजेस जब तक ब्रोंकाई में होते हैं, सॉरी ट्रेकिया में होते हैं, तो इनको कार्टिलेजिनियस रिंग्स कहा जाता है, कार्टिलेजिनियस रिंग्स। लेकिन ट्रेकिया के बाद जब ये ब्रोंकाई में मौजूद होते हैं तो इनका जो शेप होता है वो इर्रेगुलर हो जाता है, तो फिर ब्रोंकाई में इसी कार्टिलेजिनियस रिंग्स को कार्टिलेजिनियस प्लेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टिलेजिनियस प्लेट्स। ट्रेकिया में कार्टिलेजिनियस इसको कहते हैं कार्टिलेजिनियस रिंग्स, और ब्रोंकाई में इनको कहते हैं कार्टिलेजिनियस प्लेट्स, क्योंकि इनका शेप इर्रेगुलर हो जाता है। इट इज सपोर्टेड बाय सी शेप्ड। अच्छा, ये क्यों मौजूद होते हैं? तो ये ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं। अगर ये ना हो तो ट्रेकिया कोलैप्स कर जाएगा, ये ट्रेकिया को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि ये क्यों इनकम्प्लीट है, ये क्यों इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट क्यों नहीं है? वो इसलिए, आप यहां पर देखें, ये जो पीछे यहां पर बनाया गया है, दिस इज इसोफेगस और ये है ट्रेकिया। ये क्या है? ये है ट्रेकिया और ये एक पूरा का पूरा है कार्टिलेज। तो इसोफेगस से जब स्वॉलोइंग होती है तो इसोफेगस की एक्सपेंशन होती है। अगर ये कार्टिलेज कंप्लीट होगा तो इसोफेगस को एक्सपेंशन के लिए जगह नहीं मिलेगी और फूड अच्छे से स्वॉलो नहीं होगा। तो यही वजह है कि नेचर ने इसको इनकम्प्लीट बनाया है, ताकि ट्रेकिया को सपोर्ट भी मिल सके और इसोफेगस का एक्सपेंशन भी इफेक्ट ना हो। आगे लिखा गया है कि दिस प्रोवाइड अ सेमी रिजिड सपोर्ट। कौन सा सपोर्ट? सेमी रिजिड सपोर्ट, सो दैट द ट्रेकिया वॉल डज नॉट कोलैप्स। तो आपको ट्रेकिया की नंबरिंग आनी चाहिए। इट इज 16 to 20 इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स। कुछ किताबों में 15 to 20 भी मेंशन है, तो आपने अपने टेक्स्ट बुक के मुताबिक ये नंबर याद करना है। आगे जाते हैं, अब आते हैं ब्रोंकाई की तरफ। किस चीज की तरफ? ब्रोंकाई की तरफ। मैंने आपको बताया कि ट्रेकिया T5 के लेवल पर बाइफरकेट होता है इनटू राइट प्राइमरी ब्रोंकस एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। यहां पर लिखा गया है कि ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू राइट प्राइमरी ब्रोंकस व्हिच गोज इनटू राइट लंग। राइट प्राइमरी ब्रोंकस राइट लंग में जाएगा एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस जो जाएगा लेफ्ट लंग में। राइट प्राइमरी ब्रोंकस इज मोर वर्टिकल, शॉर्टर एंड वाइडर। ये आपका हो गया एमसीक्यू। क्या हो गया? एमसीक्यू। राइट प्राइमरी ब्रोंकस जो है वो लेंथ में कम है एज कंपेयर टू द लेफ्ट ब्रोंकस, लेकिन वो वाइडर है, चौड़ा है। आगे लिखा गया है कि स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रोंकाई क्लोजली रिजेंबल्स ऑफ द ट्रेकिया। इट इज आल्सो मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस। इसमें वही कार्टिलेजेस मौजूद हैं जो ट्रेकिया में थे, लेकिन बट these instead of C shaped become plate like। ट्रेकिया के बाद कार्टिलेज का शेप चेंज हो जाता है और वह इरेगुलर हो जाता है, तो इट बिकम प्लेट्स एंड आर लाइंड बाय सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। ब्रोंकाई में भी जो एपिथेलियम है दैट इज सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, और ट्रेकिया का एपिथेलियम भी सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में। किस चीज में? ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स में। देखिए, ऑन एंटरिंग द लंग्स, लंग्स में ये जो ट्रेकिया डिवाइड हो गया है और लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकस बन गया है। अब ये जब लंग्स में एंटर करेंगे तो ये प्राइमरी ब्रोंकाई मजीद डिवाइड हो जाएंगे। किस चीज में? मजीद स्मॉलर ब्रोंकाई में, और उनको कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई, और सेकेंडरी ब्रोंकाई का दूसरा नाम है लोबर ब्रोंकाई। क्या? लोबर ब्रोंकाई। आगे लिखा गया है कि देयर आर 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई इन द लेफ्ट लंग एंड 3 इन द राइट लंग। ये आपका अनदर एमसीक्यू हो गया। क्या हो गया? एमसीक्यू। राइट लंग में इसलिए
तीन सेकेंडरी ब्रोंकाई होते हैं। क्यों? क्योंकि राइट लंग के 3 लोब्स होते हैं। कितने लोब्स? 3 लोब्स। और लेफ्ट लंग में इसलिए 2 होते हैं क्योंकि लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं, क्योंकि हमारे हार्ट का पोजीशन लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड होता है, तो लेफ्ट लंग ने हार्ट को जगह दी हुई है, इसलिए लेफ्ट लंग में 2 लोब्स पाए जाते हैं। आगे लिखा गया है कि द सेकेंडरी ब्रोंकाई इन टर्न गिव राइज टू टर्शियरी ब्रोंकाई, और टर्शियरी ब्रोंकाई का दूसरा नाम है सेगमेंटल ब्रोंकाई दैट डिवाइड्स इनटू ब्रोंकियोल्स। देखिए, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, और टर्शियरी ब्रोंकाई डिवाइड हो जाता है ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकियोल जो है ये इतने छोटे हैं, इनका डायमीटर लेस देन 1 मिलीमीटर होता है। क्या? लेस देन 1 मिलीमीटर। ये आपका अनदर एमसीक्यू हो गया, आपसे ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट है ब्रोंकियोल्स आर द फर्स्ट एयरवे branches that do not contain cartilage and are responsible for controlling air distribution in the lungs। आपके मेडिकल इंट्रोटेस्ट का another important point आ गया। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी वो एयरवे है जिसमें कार्टिलेज मौजूद नहीं है, या कौन सी वो फर्स्ट एयरवे है जिसमें कार्टिलेज मौजूद नहीं है, तो डेट इज ब्रोंकियोल्स। हमने पढ़ा कि ट्रेकिया में भी कार्टिलेजिनियस रिंग्स हैं, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों ब्रोंकाई में कार्टिलेजिनियस प्लेट्स हैं, जबकि बात जब ब्रोंकियोल्स पर आ जाती है तो ये कार्टिलेज खत्म हो जाता है, ब्रोंकियोल्स में कार्टिलेज नहीं होता। आगे लिखा गया है कि द ब्रोंकियोल्स इन टर्न ब्रांच रिपीटेडली इनटू इवन स्मॉलर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। कहां पर? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। और इसी टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के लेवल पर जो कंडक्टिंग रीजन हमने पढ़ा था वो खत्म हो गया, क्योंकि रेस्पिरेटरी रीजन फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से स्टार्ट होता है। तो ब्रोंकियोल जो है ये मजीद टर्निंग करता है, ब्रांचेस बनाता है और टर्शियरी ब्रोंकियोल्स पर एंड हो जाता है। अब आते हैं आगे, इस खूबसूरत से डायग्राम की तरफ देखिए। इट इज रिप्रेजेंटिंग द ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री। क्या? इट इज रिप्रेजेंटिंग द ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री। ये आ गया ट्रेकिया, जो T5 के लेवल पर बाइफरकेट कर जाता है इनटू राइट प्राइमरी ब्रोंकस एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। और फिर आपको लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस को डिटेल से दिखाया गया है कि उससे आगे आगे क्या डिराइव होता है। तो देखिए, ये लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, फिर लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस से सेकेंडरी ब्रोंकस डिवाइड हो जाता है, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर आ जाता है ब्रोंकियोल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। इस लेवल पर कंडक्टिंग सिस्टम, कंडक्टिंग रीजन खत्म हो जाता है, और फिर होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, जहां से रेस्पिरेटरी रीजन शुरू हो जाता है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री। अब आते हैं एपिथेलियम्स की तरफ। ये जो एपिथेलियम्स हमने पढ़े हैं इसका एक क्विक रिकेप आपको दे देता हूं। देखिए, सूडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम जो है ये प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शियरी ब्रोंकाई में मौजूद है। इसके अलावा ये ट्रेकिया में भी मौजूद है। तो ये जो पूरा स्लाइड है ये सारा आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सूडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम जो है, मैंने आपको बताया कि ये इट अपीयर्स टू बी स्ट्रिएटेड, लेकिन ये स्ट्रिएटेड नहीं होता। एपिथेलियल सेल्स का शेप कोलमनर होता है और वो सिलिएटेड होते हैं, और ये मौजूद होता है ट्रेकिया में, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शियरी ब्रोंकाई में। जबकि ब्रोंकियोल्स में जो एपिथेलियम है दैट इज सिलिएटेड सिंपल क्यूबॉइडल। इनके जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो क्यूबॉइड शेप के होते हैं। तो ब्रोंकियोल्स में सिलिएटेड सिंपल क्यूबॉइडल होता है, जबकि टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में नॉन सिलिएटेड होते हैं। दिस इज द डिफरेंस। ब्रोंकियोल्स में जैसे ही टर्शियरी ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट होते हैं तो वो एपिथेलियम सिलिएटेड क्यूबॉइडल होता है, जबकि ब्रोंकियोल्स जब मजीद डिवाइड होता है टर्शियरी ब्रोंकियोल्स में तो फिर जो एपिथेलियम होता है वो नॉन सिलिएटेड होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं एल्व्यूलर डक्ट्स में और एल्व्यूलर सेक्स में। एल्व्यूलर डक्ट्स एंड एल्व्यूलर सेक्स, जितने डिटेल के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। जितने डिटेल के साथ मैंने आपको पढ़ाया है आपके तमाम पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे इससे, और आपको किसी भी किस्म के एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल की जरूरत नहीं होगी। आपने हर पॉइंट को नोट करना है और नोट्स बनाने हैं।
अब आते हैं एल्व्यूलर डक्ट्स की तरफ। देखें, ये जो हमने स्मॉलर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पढ़े हैं ना, जहां पर कंडक्टिंग रीजन खत्म हो जाता है, मैंने आपको कहा है कि यही टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स फिर रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड करते हैं। किस चीज में? रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स में। और रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल जो है ये इवेंचुअली टर्मिनेट हो जाता है एल्व्यूलर डक्ट्स में। कहां पर? एल्व्यूलर डक्ट्स में। ये अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। और ये जो एल्व्यूलर डक्ट्स हैं, इट इज अ पैसेजवे कनेक्टिंग द एल्व्यूलर सैक्स एंड ब्रोंक्यूल्स। किस तरह? इस डायग्राम की तरफ देखें। ये देखें, ये हो गए टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। क्या? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये आ गए रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ये जो रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं ये टर्मिनेट होते हैं इनटू एल्व्यूलर डक्ट्स। ये आ गए एल्व्यूलर डक्ट्स। और ये जो एल्व्यूलर डक्ट्स हैं ये ब्रोंक्यूल को कनेक्ट कर रहे हैं एल्व्यूलर सैक्स के साथ। किस चीज के साथ? एल्व्यूलर सैक के साथ। द एल्व्यूलाई फॉर्म क्लस्टर्स कॉल्ड एल्व्यूलर सैक्स। अब देखिए, एल्व्यूलाई और एल्व्यूलर सैक्स में क्या डिफरेंस है। एक सिंगल को जब हम कहते हैं तो वो एल्व्यूलाई या एल्व्यूलस कहलाता है, लेकिन जब ये एल्व्यूलाई इकट्ठा होते हैं तो ये अंगूर के गुच्छे जैसा एक पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको एल्व्यूलर सैक कहते हैं। यही वजह है कि इट रिजेंबल्स द बंचेस ऑफ ग्रेप्स। एक एल्व्यूलाई जो है, एक सिंगल एल्व्यूलस, ये अंगूर, इसको आप इस तरह सीखें कि अंगूर का एक दाना हो गया, और जब एक पूरा गुच्छा आ जाता है तो वो ग्रेप्स का एक बंच आ जाता है। और ये जो आपने देखा होगा अंगूर में जो ऊपर स्टेम होता है, तो ये जो स्टेम है ये आपका एल्व्यूलर डक्ट हो गया। ये क्या हो गया? एल्व्यूलर डक्ट। यही पॉइंट यहां पर लिखा गया है कि बाय द सेम एनोलॉजी द एल्व्यूलर डक्ट, ये आ गया एल्व्यूलर डक्ट, लीडिंग टू द सैक्स आर लाइक द स्टेम ऑफ इंडिविजुअल ग्रेप्स। इधर देखें, ये हो गया आपका एक स्टेम, और ये पूरा हो गया एल्व्यूलर सैक जिसमें बहुत सारे एल्व्यूलाई हैं। क्या है? एल्व्यूलाई। इस खूबसूरत से डायग्राम की तरफ देखें। ये यहां पर जूम व्यू दिखाया गया है किस चीज का? एल्व्यूलर सैक का। ये आ गया एल्व्यूलर डक्ट। ये एल्व्यूलर डक्ट है जो पूरा एल्व्यूलर सैक है, तकरीबन कंबाइन होके एक पूरा सैक, एक पूरा बंच बना लेता है। किस चीज का? एल्व्यूलाइज का। उसको कहते हैं एल्व्यूलर सैक। तो ये आ गया एल्व्यूलर सैक। ये एल्व्यूलर डक्ट, जिसको आप इस तरह याद कर सकते हैं कि इट इज द स्टेम, और ये एक एल्व्यूलाई है, एक एल्व्यूलस है, जिसका आपको जूम व्यू दिखाया गया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज हो रही है कैपिलरीज के साथ। अब आते हैं एल्व्यूलाई की तरफ। एल्व्यूलाई जो है इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज। हमने नोज से शुरू किया था, फेरिंक्स, लारिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल से आते आते अब हम एल्व्यूलाई पर आ गए हैं। एल्व्यूलाई जो है इट इज अ कप शेप्ड, ये देखिए ना, इट इज, ये एल्व्यूलाई का एक एल्व्यूलस, सिंगल एल्व्यूलस का स्ट्रक्चर है। इट इज अ कप शेप्ड टीनी आउट पाउचिंग विच आर द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, जो कि गैसियस एक्सचेंज का साइट है, जहां पर असल गैसियस एक्सचेंज होता है कैपिलरी और एल्व्यूलाई के बीच में। तकरीबन 700 मिलियन एल्व्यूलाई, 700 मिलियन एल्व्यूलाई मौजूद होते हैं दोनों लंग्स में। ये आपका एमसीक्यू हो गया, ये पूछा जाता है। ये नंबरिंग आप लोगों ने याद करनी है क्योंकि ये हर जगह पर 700 मिलियन है। एक लंग में 350 मिलियन और दूसरे लंग में 350 मिलियन एल्व्यूलाई मौजूद हैं। और ये जो टोटल एरिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज 70 to 90 मीटर, ये भी आपका एमसीक्यू हो गया। क्या हो गया? एमसीक्यू हो गया। एल्व्यूलाई का जो वॉल है उसकी थिकनेस होती है 0.1 माइक्रोमीटर। ये अगर आप लोग याद ना करें तो इट्स ऑल राइट। आगे लिखा गया है कि लाइनिंग ईच एल्व्यूलस इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। एपिथेलियम आ गया, ये हो गया आपका एमसीक्यू। ये आपने याद करना है क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा मेडिकल इंट्रीटिस में कि एल्व्यूलाई की जो लाइनिंग है उधर कौन सा एपिथेलियम है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। हमने सिंपल क्यूबॉइडल भी पढ़ा है, हमने जो किधर था, जो ब्रोंकियोल्स में था, सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड। हमने सिंपल कोलमनर भी, हमने सूडोस्ट्रेटिफाइड
कॉलमनर बी पढ़ा है जो ट्रेकिया और ब्रोंकाई में था। ऑन इट्स आउटसाइड इज अ डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इस डायग्राम की तरफ देखिए, ये पूरा एल्वुलर सैक हो गया, ये जो आपको ब्लू और रेड में नजर आ रही है, दिस इज द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जिससे एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। एल्वुलाई के रिलेटेड मजीद मैंने जो पॉइंट्स डाले हैं वो ये हैं कि द वॉल ऑफ एल्वुलाई कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल। कितने सेल? 2 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। ये पॉइंट्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि दिस इज अ डिटेल्ड लेक्चर जिससे आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम कवर हो जाएगा। तो एल्वुलाई में मेनली 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, एक टाइप 1 और दूसरा टाइप 2। टाइप 1 जो है, ये जो हमने पढ़ा है कि इसमें सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, तो ये जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स हैं इन्हीं को टाइप 1 सेल्स कहते हैं। क्या? दे आर द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स जो कि न्यूमरस हैं, इनकी तादाद ज्यादा होती है, तकरीबन 95% टाइप 1 एल्वुलर सेल होते हैं जो गैसियस एक्सचेंज करते हैं। और दूसरे जो सेल्स होते हैं टाइप 2 एल्वुलर सेल्स जो तकरीबन 5% होते हैं, उनको कहते हैं सेप्टल सेल्स जो फ्यूअर इन नंबर होते हैं। कौन से सेल? सेप्टल सेल्स। सेप्टल सेल्स। और सेप्टल सेल्स का क्या काम है? ये सिक्रीट करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड को, एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट को, जिसको कहते हैं पल्मोनरी सरफेक्टेंट। और जो टाइप 1 एल्वुलर सेल्स हैं दे आर द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ये सारे पॉइंट आपके एमसीक्यूज हैं। क्या है? एमसीक्यूज हैं। टाइप 2 एल्वुलर सेल जो है, आपके कोर्स में ये नहीं मेंशन कि कौन से सेल्स सरफेक्टेंट को सिक्रीट करते हैं। आपके कोर्स में सिर्फ ये मेंशन है कि सरफेक्टेंट सिक्रीट होता है एल्वुलाइज में, लेकिन ये नहीं मेंशन। तो मैं आपको डिटेल के साथ बता रहा हूं कि एल्वुलाई में 2 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो है दे आर द सिंपल स्क्वामस सेल जो 95% है, जो न्यूमरस है और जो गैसियस एक्सचेंज करते हैं। जो टाइप 2 सेल्स हैं दे आर फ्यूअर इन नंबर, उनको सेप्टल सेल्स कहते हैं। और जो एल्वुलाई में आप सुनते हैं ना कि सरफेक्टेंट प्रोड्यूस होता है, तो यही सेप्टल सेल्स सरफेक्टेंट को प्रोड्यूस करते हैं। तो टाइप 2 एल्वुलर सेल्स सिक्रीट एल्वुलर फ्लूइड। क्या? एल्वुलर फ्लूइड, जिसको कहते हैं पल्मोनरी सरफेक्टेंट, विच कीप्स द सरफेस बिटवीन द एयर एंड सेल मॉइस्ट। एक ये फंक्शन हो गया सरफेक्टेंट का। अभी मजीद फंक्शंस भी पढ़ते हैं। सरफेक्टेंट जो है इसकी कंपोजिशन की तरफ अगर देखा जाए तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, लिसिथिन। क्या? फॉस्फोलिपिड्स, लिसिथिन और लाइपोप्रोटीन्स होते हैं इसमें। तो आपने ये कंपोजिशन याद करनी है, इससे क्वेश्चन फ्रेम होता है। इसके फंक्शन क्या है? इट लोअर्स द सरफेस टेंशन, reduces the tendency to alveoli to collapse। अगर ये सरफेक्टेंट ना हो एल्वुलाई में तो एल्वुलाई पिचक जाते हैं, वो कोलैप्स कर जाते हैं। और इट आल्सो हेल्प्स टू किल बैक्टीरिया। ये सारे फंक्शंस आपने याद करने हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन बनता है तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं लंग्स की तरफ। द फाइनल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, द लास्ट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जिसको हम पढ़ेंगे, और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। लंग्स को पल्मोन्स भी कहते हैं। वो डॉक्टर्स जो लंग्स में स्पेशलाइज करते हैं उनको पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या? पल्मोनोलॉजिस्ट। लंग्स जो है ये हमारे पास पेयर ऑफ कोन शेप्ड ऑर्गन्स हैं। क्या है? पेयर ऑफ कोन शेप्ड ऑर्गन्स जो थोरेसिक कैविटी में मौजूद होते हैं। ये देखिए, ये एक लंग हो गया और ये दूसरा लंग। द बेस ऑफ द लंग्स इज रेस्टिंग ऑन द डायफ्राम। लंग्स का जो एंड है, जो बेस है, वो डायफ्राम पर मौजूद है। डायफ्राम इज अ स्केलेटल मसल जिसका ब्रीथिंग में बहुत अहम रोल है। ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह डायफ्राम पर मौजूद है। और इसका जो एपेक्स है, क्या? इसका जो एपेक्स है इट एक्सटेंड टू अ पॉइंट जस्ट अबव द क्लेविकल। हमारा ये जो बोन है क्लेविकल, इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, इसके अबव एपेक्स है। The right and left lung are separated medially by the heart and mediastinum। इन दोनों लंग्स के बीच में यहाँ पर हार्ट मौजूद होता है, लेकिन ये जो हार्ट है, ये जो आप सुनते हैं कि हार्ट लेफ्ट साइड पर है, तो ये दरअसल में लेफ्ट साइड पर नहीं होता। ये 2 लंग्स के बीच में होता है, लेकिन ये टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड। ये इसका जो बेस होता है हार्ट का, ये स्लाइटली लेफ्ट साइड पर टिल्टेड होता है।
तो जो दो लंग्स हैं उनको सेपरेट कर रहे हैं हार्ट और मीडियस्टिनम। अब इनकी जो साइज है ये अनइक्वल इन साइज होते हैं। क्या? अनइक्वल इन साइज। वो क्यों? क्योंकि जो राइट लंग है इट रिप्रेजेंट्स 56% ऑफ द टोटल लंग वॉल्यूम। कितना? 56% ऑफ द टोटल लंग वॉल्यूम। जबकि और इसमें 3 लोब होते हैं। जो राइट लंग है इट इज रिप्रेजेंटिंग 56% ऑफ द टोटल लंग वॉल्यूम और इसमें 3 लोब्स होते हैं। जो लेफ्ट लंग है उसमें क्यों 2 लोब्स होते हैं? वो इसलिए क्योंकि उसने हार्ट को जगह दी हुई है। हार्ट की वजह से लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं। इस डायग्राम की तरफ देखें, ये एक लंग हो गया और ये दूसरा लंग हो गया। और ये देखिए यहां पर ये जो आपको ब्लैक शेड में नजर आ रहा है, दिस इज द डायफ्राम। क्या? ये डायफ्राम है। ये लंग्स इसी पर इस तरह रेस्ट करते हैं डायफ्राम पर। और इस लंग का जो एपिक्स है वो क्लेविकल बोन के अबव है। ये देखिए स्लाइटली अबव द क्लेविकल। तो ये हो गई लंग की पोजीशन। मजीद पढ़ते हैं लंग के रिलेटेड। द लेफ्ट लंग स्मॉलर इन वॉल्यूम। अभी मैंने आपको बताया बिकॉज ऑफ द एसिमेट्रिकल पोजीशन ऑफ द हार्ट। ये आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा। क्या? ये आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा। लेफ्ट लंग जो है इट इज एसिमेट्रिकल, इट इज स्मॉलर देन द राइट। क्योंकि बिकॉज ऑफ द एसिमेट्रिकल पोजीशन ऑफ द हार्ट and has only 2 lobes. Each lung is enclosed and protected by a double layered serous membrane called the pleura membrane. इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लंग्स की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं। इसको प्ल्यूरा या प्ल्यूलर मेम्ब्रेन कहते हैं विच इज अ डबल मेम्ब्रेन। जो आउटर है या जो सुपरफिशियल है उसको पेराइटल प्ल्यूरा कहते हैं और जो इंटरनल या डीप है उसको विजरल प्ल्यूरा कहते हैं। क्या? पेराइटल एंड विजरल प्ल्यूरा। इस खूबसूरत से स्ट्रक्चर की तरफ देखें, इसमें आपको ये प्ल्यूरास क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए प्ल्यूरा का जूम्ड व्यू आपको दिखाया जा रहा है। ये लंग है, एक ये प्ल्यूरा है जिसको विजरल प्ल्यूरा कहते हैं जो लंग को इनक्लोज कर रहे हैं और इसके बीच में प्ल्यूरल स्पेस है। क्या है? प्ल्यूरल स्पेस। और एक ये प्ल्यूरा है जिसको क्या कहते हैं? पेराइटल प्ल्यूरा, जो थोरेसिक कैविटी को सेपरेट कर रहा है फ्रॉम द लंग्स। ये जो प्ल्यूरल स्पेस है, प्ल्यूरल स्पेस, इसमें मौजूद होता है प्ल्यूरल फ्लूइड। क्या? प्ल्यूरल फ्लूइड जो हमारे लंग्स को ल्यूब्रिकेट कर रहा होता है, फ्रिक्शन से बचाता है। क्योंकि लंग्स की जब एक्सपेंशन और डिक्रीजन होती है तो उसमें इसकी फ्लूइडिटी ज्यादा जरूरी है कि ये जो वो है प्ल्यूरल फ्लूइड है तो ये सरफेस टेंशन को कम करता है और लुब्रिकेशन फराहम करता है। और ये जो प्ल्यूरल फ्लूइड है ना, प्ल्यूरल फ्लूइड, लंग्स के ये जो प्ल्यूरा है यही इस प्ल्यूरल फ्लूइड को सीक्रेट करते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्ल्यूरल फ्लूइड इज सीक्रेटेड बाय, तो आपका जवाब होगा प्ल्यूरा। दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में आपको आज का ये पूरा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर पढ़ा दिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आपने हर एक पॉइंट को अपने पास नोट करना है। इस लेक्चर के बाद आपको कोई भी नोट्स की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें सब कुछ क्लियर हो गया है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आपका जो भी क्वेश्चन है आज के लेक्चर के रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।